हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जनवरी 2025 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ। आपको बताना है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। आपके ऑप्शन हैं अनजस्ट इनरिचमेंट या जस्ट इनरिचमेंट या फिर अनजस्ट रीचमेंट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सबसे पहले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में अर्ध अनुबंध अथवा गर्भित अनुबंध के नाम से जानते हैं। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इन लॉ, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक सेपरेट सेक्शन नहीं है जिसके अंतर्गत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। इनफैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म को ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत यूज नहीं किया गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म की जगह पे सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं है जो उसको डिफाइन करता हो। बस ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं, और वो है सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत बताया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है यानी इन्फोर्सिबल होता है। अतः बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां बिना ठहराव के ही अनुबंध हो जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और ऐसे अनुबंध हो जाते हैं तो इन अनुबंधों को ही हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अथवा अर्ध अनुबंध कहते हैं। जनरली हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ये देखते हैं कि एक पार्टी ऑफर देता है, दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर वो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पे बिना ठहराव के ही अनुबंध होता है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कोई भी ऑफर, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है दोनों पार्टीज के बीच में, बल्कि लॉ जो है कुछ दोनों पार्टीज के बीच में कुछ सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देती है, कुछ अधिकार और कुछ दायित्व जो है वो निश्चित कर देती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से वैलिड होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा कैटेगरी है। इसके अंतर्गत जो भी दायित्व उत्पन्न होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होते, यानी कि ठहराव के थ्रू नहीं होते हैं, बल्कि लॉ द्वारा होते हैं। और इन दायित्वों को हम रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और इन परिस्थितियों को सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत दिया गया है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उनका जो संबंध है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। ये जो होते हैं एग्रीमेंट के थ्रू नहीं क्रिएट किए जाते, बल्कि लॉ द्वारा इनको इम्पोज्ड किया जाता है यानी थोपा जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो ये कहता है कि नन शुड बी अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट एक्सपेंस ऑफ अनदर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित अथवा गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाकर धनी बनने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि एक नोटों से भरा हुआ बैग आपको मिल गया, तो वो नोट आपका नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से दूसरे को हानि पहुंचाकर धनी बन रहे हैं। आपका पैसा वो नहीं है, लेकिन आपने गलत तरीके से उसको रख लिया है, और जिस व्यक्ति ने मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं उसका लॉस हो गया। तो लॉ ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे व्यक्ति के जिसने वो मेहनत किया है उसको आप लॉस में डाल के खुद को प्रॉफिट में डालो। यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है बेसिकली एक डिसीजन था लॉर्ड मेंसफील्ड का, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उनका, लॉर्ड मेंसफील्ड का, जो कि एक जज थे। इन्होंने एक केस के अंतर्गत अपना डिसीजन दिया था। केस लॉ का आप नाम याद रख सकते हैं। केस लॉ का नाम है मोसेस वर्सेस मैकफार्लैन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। राहुल जो है रास्ते में एक पर्स पाता है। यहाँ पे राहुल
जो पर्स पाया है वो उसका पर्स नहीं है बल्कि किसी और व्यक्ति का पर्स है। तो यहाँ पे राहुल और जिस व्यक्ति का पर्स है उसके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लॉ जो है वो जिस व्यक्ति का पर्स है उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे कुछ सर्टेन राइट्स और सर्टेन ऑब्लिगेशन जो है वो राहुल और जिस व्यक्ति का है उसके ऊपर, यानी ऐसे सिचुएशन में लॉ जो है वो राहुल और उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ राइट्स थोप देता है, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे राहुल का ये जो ऑब्लिगेशन है यानी उत्तरदायित्व है कि वो जो है ट्रू ओनर को ढूंढे और उसको ये जो पर्स है वो रिटर्न करे। इसके अलावा राहुल के पास ये अधिकार भी है कि अगर उसने उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई भी कुछ खर्चे किए हैं तो वो भी वो प्राप्त कर सकता है। अब आइए देखते हैं कुछ फीचर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। पहला फीचर ये दिया गया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है बल्कि ये लॉ द्वारा इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट ये दिया गया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी एक राइट मिलता है, कोई भी अधिकार जो मिलता है वो एक निश्चित व्यक्ति को ही मिलता है, न कि सभी व्यक्ति को। यानी कि हम जैसे राहुल वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी अधिकार मिला है वो सिर्फ राहुल को मिला है, न कि सभी व्यक्ति को मिला है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। गुड कॉन्शियंस का मतलब है जिसको पता हो कि वो जो कार्य कर रहा है वो अच्छा है अथवा बुरा है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जब भी कोई ऑब्लिगेशन यानी दायित्व क्रिएट किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं भाग सकता, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे राहुल वाले एग्जाम्पल में अगर राहुल के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस व्यक्ति का पर्स वापस करे तो राहुल इस कार्य को करने से मना नहीं कर सकता। तो ये था कुछ फीचर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम सर्कमस्टांसेस व्हेन क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस अराइज भी कहते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेक्शन 68 से लेके 72 के अंतर्गत इन परिस्थितियों के बारे में दिया गया है जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। पहला दिया है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, अगर आपने उसको उसकी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं अगर आपने उसको प्रोवाइड कराई है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 68 में ये दिया गया, वह व्यक्ति जिसने आवश्यकताओं की पूर्ति की है ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति में से परिशोध प्राप्त करने का अधिकारी। फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा, उसने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी के प्रॉपर्टी से जो भी उसने पैसा खर्च किया है वो प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि जिस व्यक्ति को हम आवश्यकता की वस्तुएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनकैपेबल हो यानी कि असमर्थ हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि जो हम वस्तु या जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ आवश्यकता की वस्तुएं हैं यानी नेसेसरी की चीजें हो, कोई भी लग्जरी की चीजें नहीं हो। अगर यहाँ पे सपोज करिए अगर हम कार प्रोवाइड कर रहे हैं बी को तो यहाँ पे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो बी है वो एक ल्यूनेटिक है यानी एक पागल व्यक्ति है यानी असमर्थ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर लॉ, और दूसरा ये कि जो ए सप्लाई कर रहा है वो आवश्यकता की वस्तुएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु को दिया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल, तो वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में से जो भी उसने खर्च किया है वो प्राप्त करने का अधिकारी है। याद रखिएगा सेक्शन 68। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, यानी अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान कर देने के लिए परिशोध। सेक्शन 69 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ने अपने इंटरेस्ट के लिए यानी अपने हित के लिए ऐसा भुगतान किया है जिसके लिए लीगल रूप से कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी है तो भुगतान करने वाला व्यक्ति मूल ऋणी से परिशोध पाने का अधिकारी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेश जो है दीपक के घर पे किराए पे रहता है, जिस घर में वो रहता है वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो 1 साल से ड्यू है यानी पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर दीपक उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का यानी टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो लाइट कट जाएगी। यहाँ पे ब्रिजेश भी उस घर में रहता है तो उसको ये लगता है कि उसको इस पेमेंट को कर देना चाहिए, तो ब्रिजेश ने इस टैक्स को पे कर दिया। तो यहाँ पे ब्रिजेश के पास ये अधिकार है कि वो जितना भी टैक्स उसने पे किया है वो दीपक से वो रिकवर करे। सेक्शन याद रखिएगा सेक्शन 69। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द बेनिफिट एंजॉयड फ्रॉम नॉन ग्रेचुटस एक्ट,
निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया हो, कुछ ऐसा लाभ उठाया हो जो कि निःशुल्क न हो, फ्री में न हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या दायित्व होगा ये बताया गया है सेक्शन 70 के अंतर्गत। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा लाभ उठा लिया है जो कि फ्री का नहीं है या निःशुल्क नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जो दायित्व होगा वो ये होगा कि वो उस व्यक्ति को जितने अमाउंट का उसने प्रॉफिट लिया है उसको वो रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल मोहित जो है एक बिजनेसमैन है, उसने गलती से रजत के घर पे कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिया है, छोड़ दिया है। रजत ने उस गुड्स को अपना समझ के पूरा यूज कर लिया। तो यहाँ पे रजत को लॉ जो है वो बाउंड करता है कि वो मोहित का अमाउंट है वो पेमेंट करे, क्योंकि यहाँ मोहित जो है उसने गलती से रजत के घर पे छोड़ दिया है, उसका इंटेंशन नहीं था उसको देने का। और यहाँ पे रजत जो है उसने गुड्स को अपना समझ के यूज कर लिया जो कि वो फ्री में नहीं था। तो यहाँ पे सेक्शन 70 यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी चीज का लाभ उठा लिया है जो निःशुल्क नहीं है यानी फ्री नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी ये बनती है कि उसका वो व्यक्ति रिटर्न करे पैसा। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी के प्रॉपर्टी को आग से बचाया है, तो यहाँ पे ए जो है बी से कुछ पैसे प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन अगर उसका इंटेंशन जो है वो ये रहा हो कि उसने फ्री में काम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो ए का इंटेंशन है वो ये है कि वो बिना पेमेंट का यानी प्रेम भाव से अगर ए ने बी की प्रॉपर्टी को आग लगने से बचाया है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो किसी प्रकार का कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पे एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। केस लॉ है यादवेंद्र नारायण चौधरी वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट, ईयर है 1985। यादवेंद्र नारायण जो है वो वादी हैं, वादी मतलब जिसने मुकदमा दायर किया। यादवेंद्र नारायण ने राज्य सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वहाँ के औद्योगिक शिक्षण संस्थान मालदा में जो कि वेस्ट बंगाल में है को बिना किसी स्पष्ट अनुबंध के एक ट्रक, ये जो यादवेंद्र नारायण चौधरी हैं इन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट को यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे इन्होंने ट्रक डिलीवर कर दिया। ट्रक की डिलीवरी उस संस्थान ने ग्रहण भी कर ली और संस्थान के जो छात्र थे उन्होंने ट्रक का उपयोग भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे वादी यानी यादवेंद्र नारायण जो थे उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट के विरुद्ध जो है ट्रक का भुगतान पाने के लिए वाद प्रस्तुत किया। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वादी को ट्रक की धनराशि का भुगतान करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार बाध्य है, यानी कि कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वेस्ट बंगाल स्टेट है उसको जो भी यादवेंद्र नारायण चौधरी हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा ट्रक का, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेस्ट बंगाल स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन था उसने उस ट्रक की डिलीवरी भी ली और उसको यूज भी किया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। सेक्शन 71 में ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का जो गुड्स है वो प्राप्त कर लिया है गलती से, तो उसको वो अपने कस्टडी में रखे और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस गुड्स का एज अ बेली, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक निश्चय ग्रहीता की तरह उस व्यक्ति के जो माल है गुड्स है उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखे, अपने वस्तु की तरह ही इसको सुरक्षित रखे और बाद में उसको ढूंढने का प्रयास करे और रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल ए को एक एप्पल वॉच सड़क पे पड़ी मिलती है, ए उस घड़ी को उठा लेता है, यहाँ पे ए उस घड़ी का निश्चय गृहीता हो जाता है यानी बेली बन जाता है। यहाँ पे ए को कोशिश करना चाहिए कि वो ट्रू जो ओनर है जो उसका असली मालिक है उसका पता लगाए और उसको घड़ी को रिटर्न करे। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। सेक्शन 72 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को गलती अथवा उत्पीड़न के अंतर्गत धन अथवा वस्तु दे दी गई है उसे वो धन अथवा वस्तु वापस लौटाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गलती से कोई वस्तु अथवा जो पैसा है वो डिलीवर कर दिया है, तो जिस व्यक्ति को वो डिलीवर दिया है उस व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो उस वस्तु या मनी को रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों को ज्वाइंटली जो है 10,000 जो है सी को देना था। ए ने अकेले ही 10,000 रुपए सी को दे दिए। बी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी तो बी ने भी सी को 10,000 रुपए दे दिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी ने गलती से सी को 10,000 रुपए दे दिए क्योंकि उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ए ने पहले से ही पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे सी जो है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बी को पैसे वापस करे क्योंकि बी ने गलती से ये अमाउंट उसको दे दिया है। तो ये था सेक्शन 72। अब याद रखिएगा कि सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में दिया गया है।
तो अभी आपने डिटेल में पढ़ा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो उस प्रिंसिपल का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो ये कहता है कि नन शुड बी अलाउड टू इनरीच हिमसेल्फ अनजस्टली एट एक्सपेंस ऑफ अनदर। एक के लॉस पर किसी दूसरे पर्सन को प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ कॉल्ड। जब कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है वेवर, रेमिशन, नोवेशन या अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, जब हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स में चेंजेस कर रहे हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। नोवेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे हम नोवेशन कहते हैं, और यही आपका आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, ए जो है उसको बी को देना है पैसे। कितना देना है पैसा, 1 लाख रुपए, यानी ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए कहता है कि ठीक है मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं सी से बोल दे रहा हूँ कि वो जो है बी को पैसे देते हैं, और बी जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सी और बी के बीच में हो गया। ए ने सी को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे बी को पैसे दे दो, और बी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अब मैं जो पैसे हैं वो सी से लूँगा। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जो कि न्यू है। तो नोवेशन का क्या मतलब है, जब हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे हम नोवेशन कहते हैं। रेमिशन का क्या मतलब है, अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है और उससे लेसर परफॉर्मेंस अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे रेमिशन कहते हैं। हमने कोई एग्रीमेंट किया है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बारे में फिर से ले लेते हैं। ए और बी, ए जो है बी से पैसा लिया है और उसे पैसा लौटाना है, मान लेते हैं कि 50,000 रुपये वापस करना है। बी बोलता है कि ठीक है तुम 50,000 मत दो, तुम मुझे 49,000 दो, 49,000 दे दो, और यही फुल पेमेंट होगा, फुल सेटलमेंट के रूप में मैं 49,000 ही ले लूँगा। तो यहाँ पे 1,000 जो होगा ₹1000, ये आपका रेमिशन होगा। नेक्स्ट है वेवर। आपको पता है वेवर का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसने अपने राइट को या क्लेम को खुद से गिव अप कर दिया हो, ठीक है, तो उसे हम वेवर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है बी को कोई गुड्स डिलीवर करना चाहता है 27 जून तक, 27 जून 2025 को। बी बोलता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेडलाइन की चिंता मत करो, आप मुझे 5 जुलाई तक भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी जो है उसने वेव कर दिया है अपने इस राइट को टू इन्फोर्स द ओरिजिनल डेडलाइन, तो उस पर्सन को हम वेवर कहते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ। आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो क्या है। क्या ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, क्या ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। कभी कभी आपसे सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 124 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में दिया गया। अब ये होता क्या है ये समझ लो। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो भी अनसर्टन इवेंट जो फ्यूचर में होने वाले हैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, इस बात को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस का एग्जांपल देखा होगा। अगर कोई गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है तो इंश्योरेंस आपको क्लेम कब मिलेगा, जब फ्यूचर में वो चीज़ होगी तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो फ्यूचर के जो अनसर्टेन इवेंट है उसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के बेसिस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सारे ऑप्शन को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। वेजरिंग अकाउंट का क्या मतलब है? सट्टा, बेट लगाना। जैसे दो पार्टी है, एक ने कहा कि भैया कल इंडिया मैच जीतेगा, अगर जीतेगा तो मुझे 10,000 रुपये तुम दे देना। आपने सट्टेबाजी देखा होगा जो आजकल क्रिकेट में बहुत चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट में भी यही होता है कि फ्यूचर की जो अनसर्टेन इवेंट है उसके ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस के बारे में एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन इसमें जो इन्फोर्समेंट है वो लॉ द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इन्फोर्समेंट होता है लॉ के द्वारा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन वेजरिंग अकाउंट जो है वो नॉट इन्फोर्सिएबल होता है। ठीक है, तो इसे हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी डिटेल में देखा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टार्टिंग में जो था वो वैलिड था, स्टार्टिंग में वैलिड था लेकिन बाद में नहीं रहा, तो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ा है, आप देखना चाहें तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट के होने या न होने के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इज़ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ये माना जाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपके सामने एक्ट दे रखा है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट। और दूसरे लिस्ट में आपको ईयर्स दे रखा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप मैच कर लोगे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? 1872, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट का सेकंड नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर लो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको पता है 1930। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? 1881 और कंपनीज एक्ट 2013। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड एज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोमिसरी नोट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोमिसरी नोट का सेक्शन क्या है। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये आपको पता होना चाहिए कि धारा 4 के अनुसार डेफिनेशन दिया गया है प्रोमिसरी नोट का। तो प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन क्या है? हिंदी में इसको प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, या क्योंकि इसमें हम प्रॉमिस करते हैं। तो प्रोमिसरी नोट एक लिखित अथवा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित विलेख होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो करेंसी नोट है इसको हम इंक्लूड नहीं करते प्रोमिसरी नोट में। जो भी आपके पास करेंसी है 10, 50, 100 के, इसको हम प्रोमिसरी नोट नहीं मानते। तो प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित अथवा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित विलेख है जिसमें लिखने वाला यह प्रतिज्ञा करता है, यानी प्रॉमिस करता है कि वह एक निश्चित धनराशि है, ध्यान रखना कैश, एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को अथवा विलेख के वाहक को भुगतान करेगा। ये प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन से ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। जैसे पहला दिया है इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित है, ठीक है, तो राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट नॉट कंटेन एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, ये गलत है क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र है यानी प्रॉमिस हम कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉमिस टू पे है वो तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रोमिसरी नोट होगा ही नहीं। तो ए होना चाहिए, बी नहीं हो सकता। तो जिस भी ऑप्शन में बी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए होगा, बी नहीं होगा, तो जिस भी ऑप्शन में बी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। सी कह रहा है द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए प्रोमिसरी नोट जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शर्त रहित, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, तो ये होना चाहिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित अथवा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित विलेख है, यानी साइन किया गया है। जो मेकर है, जो इस प्रोमिसरी नोट को लिख रहा है, बना रहा है, उसका साइन होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आखिरी है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, तो ये भी बिल्कुल सही। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट सेक्शन वाइज फ्रॉम सेक्शन 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत कुछ सेक्शन दिया गया है 14 से 18 तक। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन। आपको सीक्वेंस में करना है कि 14 से 18 में कौन कौन सा सेक्शन आएगा, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। तो देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे, ये जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H के अंतर्गत दिया गया है, तो जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे ए और बी है। ए कहता है कि मुझे तुम्हारी बाइक खरीदनी है, बी कहता है ठीक है तुम 50,000 रुपये दो, मेरी बाइक ले जाओ। तो ए क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, बी क्या कर रहा है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्टेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहमति। तो सेक्शन 14 to 18 जो है वो इसी के बारे में बात करता है। तो इससे पहले जो है सेक्शन मैं सारा लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है कंसेंट, सहमति, सेक्शन 13 कि ये जो सहमति दिया गया है वो किस तरीके का है, तो कंसेंट मतलब सहमति। इसके बाद आता है फ्री कंसेंट, सेक्शन 14 कि ये जो आपने एक्सेप्टेंस दी है वो आपने खुद से तो दी है कि नहीं, अगर किसी का दबाव तो नहीं है, तो फ्री कंसेंट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्सन, सेक्शन 15। कोर्सन का मतलब क्या है, उत्पीड़न। हो सकता है कि ए ने गन निकाल लिया और लगा दिया उसके सर पे कि अब तो तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा, और उसने इस दबाव में हाँ बोल दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोर्सन, उत्पीड़न। आपने किसी दबाव में एक्सेप्टेंस ले लिया। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका सेक्शन है सेक्शन 16, यानी अनुचित प्रभाव। जब एक पार्टी ऐसे सिचुएशन में होता है कि वो दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर दे, जैसे डॉक्टर जो है वो इस पोजीशन में होता है कि आपको बोल सके कि आप जो XYZ जो जांच है वो करा लो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये सेक्शन 16 के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट है फ्रॉड, ये दिया गया है सेक्शन 17 में, छल या कपट। और इसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका सेक्शन है सेक्शन 18, इसको बोलते हैं असत्य कथन या मिथ्या वर्णन। तो ये आपका सेक्शन है। तो फ्री कंसेंट कितना हो जाएगा, सेक्शन 14। मिस रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, 18। फ्रॉड अभी हमने देखा है 17 होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 और कोर्जन जो है वो 15। तो सबसे पहले ए होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। तो इस तरीके से AEDCB ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपने सेक्शन वाइज अरेंजमेंट कर लिया। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और मर्केंटाइल लॉ का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है। अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आप हमारे लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, या फिर इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7317240017, या आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो ये था मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि जनवरी 2025 एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।